बच्चों आज हम लोग क्लास 10 हिंदी स्पर्श भाग 2 कोर्स बी के चैप्टर नंबर 8 कर चले हम फिदा, जिसको किसने लिखा था? कैफी आजमी ने लिखा था। ये आपके काव्य खंड के अंतर्गत आती है, इस बात को याद रखना। तो आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न अभ्यास पर बात करेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर हमने इस कविता का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले डिस्क्रिप्शन पर जाए और उस वीडियो के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देख ले। कविता को समझने के बाद क्या होगा कि आपको प्रश्न और उत्तर को समझने में आसानी होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग कर चले हम फिदा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, वो भी बिल्कुल सटीक और शॉर्ट में। तो बच्चों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार बच्चों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि ये चैप्टर जो है आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान पूर्वक देखिएगा। बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो ये टर्म 1 एग्जाम था तो वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन टर्म 2 एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ना रहते हुए ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। हो सकता है इसमें 2-4 एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ दे, लेकिन ये मुख्य तौर पर डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहने वाला है। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे, इसी तरह से ग्रामर में भी आपको लिखने होंगे। तो ये टोटली डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहने वाला है, तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से अपनी तैयारी करनी होगी। बच्चों ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर को मैंने बहुत ही मेहनत के साथ में तैयार किया है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए। ये साइड पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर डिस्प्ले हो रहे होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले तो वीडियो को कंप्लीट देख ले। आफ्टर डेट सेकंड टाइम में आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने राइटिंग में उसको उतार भी सकते हैं। और एक बात आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके तो अगर हो सके तो ये जितने भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं सबसे पहले तो चैप्टर को ठीक से पढ़ लीजिए। चैप्टर को पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर जो है आप अपने शब्दों में लिखें। अपने शब्दों में लिखने से क्या होगा, वो आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा, उसको आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो खुद ब खुद चीज़ें याद आती जाएगी। अगर आप रट कर जाएंगे तो चीज़ें आप भूल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि आप अगर हो सके तो खुद से सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखें। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न पूछी गई है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे उसके उत्तर को हमें देना है, और यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया कि आपको आंसर शॉर्ट में देना है या फिर लॉन्ग में देना है। यहाँ सिर्फ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, बस इतना ही कहा गया है। तो क में क्या प्रश्न पूछी गई है देखते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? आपसे पूछा गया है ये जो गीत था कर चले हम फिदा, क्या ये हम लोगों के इतिहास से रिलेटेड है? कहने का मतलब पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, क्या हम लोगों की ये इतिहास से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है जी हाँ। अब उत्तर को अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ये गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। बस इतना लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। अगर मैं चाहूं तो इस प्रश्न के उत्तर को लॉन्ग में भी आपको बता सकता था, लेकिन आपसे जितना पूछा गया है उतना लिख देंगे तो काफ़ी है ना। आपसे यहाँ पूछा गया है कि क्या ये गीत जो है हम लोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आधारित है, तो हमने कह दिया जी हाँ आधारित है। किससे आधारित है? 1962 में जो चीन और इंडियन आर्मी के बीच में जो युद्ध हुई थी उस पर आधारित है, ठीक है। और इसको 1964 में चेतन आनंद द्वारा इसको फिल्माई गई थी, फिल्म हकीकत में, ठीक है। तो युद्ध भूमि में ये गीत फौजियों के लिए गाई गई थी। ये मैंने आपको जानने के लिए कह दिया है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर चैप्टर वीडियो को आपने देखा है तो पहले कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, तब आसानी रहेगी। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात की प्रतीक है? प्रतीक मतलब सिंबल, किस बात का सिंबल है, ठीक है।
तो आंसर में आप लिखेंगे सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, पंक्ति में हिमालय हमारे भारत के गौरव का प्रतीक है, जो भारत का सिर सम्मान है। कहने का मतलब कि जो हम लोगों का हिमालय है उसको हम लोगों के भारत के सिर सम्मान करते हैं। तो और ये हम लोगों के लिए गौरव का भी प्रतीक है। तो उत्तर में आप इतना लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? ठीक है, अगर आपने कविता को पढ़ा होगा तो आपको याद आया होगा कि इस कविता में एक पंक्ति थी कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिखेंगे इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि धरती युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों के लाल बहते लहू से दुल्हन की भांति सजी हुई थी। कहने का मतलब कि जो सैनिक थे वो युद्ध कर रहे थे और ना जाने कितने सैनिक अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे थे, तो उनके शरीर से, उनके जिस्म से जो लहू बह रही थी, उस लहू से धरती माँ मानो दुल्हन की भांति सजी हुई थी। दुल्हन क्या करते हैं? लाल साड़ी पहनते हैं, लाल जोड़ा पहनते हैं ना। तो धरती माँ भी सैनिकों के लहू से बिल्कुल लाल हो गई थी। तो इसीलिए इस गीत में धरती को दुल्हन के समान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में ऐसी क्या खास बात है जिस कारण ये गीत आपको जीवन भर याद रहे? तो उत्तर में आप लिखेंगे इस गीत में सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध का चित्रण है, जिसमें हमारे देश के सैनिकों का बलिदान, उनकी देशभक्ति तथा उनके द्वारा देशवासियों के लिए अंतिम संदेश की जिक्र है। ठीक है, इस गीत में मार्मिकता, देशभक्ति की भावना तथा लयात्मकता है, जिस कारण यह गीत जीवन भर याद रह जाती है। तो मैंने कहा आपसे पहले भी कि 1962 में जो युद्ध हुई थी उसी पर आधारित ये गीत है, जो 1964 में फिल्म हकीकत बनी थी, वहाँ पर फिल्माई गई थी। तो इस गीत में हम लोग के सैनिकों का बलिदान का चित्रण मिलता है। उन्होंने मरते मरते हम देशवासियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए जो अंतिम संदेश दिया था, उस संदेश का जिक्र मिलता है। उसके अतिरिक्त ये गीत में देशभक्ति की भावना भरपूर मात्रा में देखी जा सकती है और ये गीत लयात्मकता से भी भरी हुई है। कहने का मतलब कि इसको गाया जा सकता है। तो आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा होगा तो इस कविता को मैंने गा कर पढ़ा था। हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी इस कविता को पढ़ने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक इसको गा कर पढ़ा ना जाए। तो यही कारण है कि ये गीत जो है हमें जीवन भर याद रह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? ठीक है, तो काफिले शब्द का अर्थ समझिए। काफिले शब्द का अर्थ होता है यात्रियों का समूह, जो यात्रा करते हैं उनके समूह को काफिले कहा जाता है। तो उत्तर पे आप लिखेंगे काफिले शब्द का अर्थ होता है यात्रियों का समूह। इस प्रकार कवि ने इस कविता में देश के लिए प्राण तक न्योछावर करने वाले रक्षा दल एवं बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है। कहने का मतलब जो सैनिक थे वे अब देश को हमारे हवाले करके जा रहे थे, वे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, वे जंग के मैदान में अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। तो उसी काफिले को कल को अगर हमारे देश को आवश्यकता पड़े, अगर देश पे कोई आक्रमण करे, तो इस काफिले को, देश को बचाने के लिए हमें और जाना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस काफिले के सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? बांध लो अपने सर पे कफन, इस कविता में पंक्ति आई थी ना। तो इस गीत में सर पर कफन बांधना से तात्पर्य है कि अगर देश की रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें देना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सर पर कफन बांधने का तात्पर्य यही है कि अगर कल को हमारे देश को जरूरत पड़े तो हमें सर पर कफन बांधकर, मौत की चुनरी बांधकर भी हमें देश के लिए अपने प्राणों का आहुति भी हंसते हंसते दे देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इस कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहां भी आपसे कहा गया कि अपने शब्दों में लिखिए, इसलिए मैंने आपको पूर्व ही कह दिया था कि अगर हो सके तो प्रश्न के उत्तर को आप अपने शब्दों में लिखें, वो ज्यादा स्कोरिंग रहता है, ना कि रटी रटाई उत्तर जो स्कोरिंग होता है। उसके तुलना में आप जो स्वयं से जो प्रश्न के उत्तर को बनाकर लिखते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग रहता है, और वो देखने में अट्रैक्टिव भी रहता है, जो एग्जामिनर को पसंद आ जाता है। इसीलिए हो सके तो खुद से प्रश्न के उत्तर को लिखिए। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता कर चले हम फिदा कवि कैफी आजमी द्वारा लिखी गई है, जो कि 1962 युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कविता या फिर कह सकते हैं गीत में भारतीय सैनिकों की बलिदान एवं उनके द्वारा देशवासियों के लिए अंतिम संदेश का जिक्र किया गया है। तो प्रतिपाद में आपको बस यही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर ख। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। अब आपको दो लाइन की पंक्तियां दी जाएगी, लाइन दी जाएगी। ठीक है, लाइन को ही पंक्तियां कहा जाता है। उसको व्याख्या करना है आपको, कहने का मतलब कि उसके भाव अर्थ को बताना है कि इस पंक्ति में कहा क्या गया है। ठीक है, इसके अर्थ को आपको बताना है। तो सबसे पहला है, सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। इस पंक्तियों में क्या कहा गया है, इसका भाव अर्थ क्या है, आपको उसको लिखना है। तो भाव अर्थ क्या होगा, देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में युद्ध के मैदान में सैनिकों के स्थिति का वर्णन किया गया है। सैनिक भारत के देशवासियों से कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ रही थी, ठीक है, लड़ते लड़ते जब हम मरने को जा रहे थे, हमारी सांसें जो है हमारा साथ छोड़ रही थी, ठीक है, और हमारी नाड़ियों में खून जमने लगी थी। नाड़ियाँ मतलब नसों में, ठीक है, जब कोई मरने को जाता है, कोई मर रहा होता है तो धीरे धीरे उसकी नसों में खून बहना बंद हो जाता है, वो जमने लग जाता है। तो इसी तरह से सैनिकों के नाड़ियों में खून जमने लगी थी। ऐसी स्थिति में भी हमने अपने बढ़ते कदम को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। तो सैनिक कह रहे हैं कि जब हमारी सांसें हमारे साथ छोड़ रही थी और हमारे नाड़ियों में, हमारी नसों में खून भी जमने लगे थे, कहने के मतलब कि हम मृत्यु को बिल्कुल ही प्राप्त होने वाले थे, ऐसे हालात में भी हम पीछे नहीं हटे, हमने हार नहीं माना और हम आगे की ओर बढ़ते गए और दुश्मनों को पीछे की ओर खदेड़ते गए। ठीक है, तो ये व्याख्या लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। प्रश्न ख का 2, खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तो इस पंक्तियों का अर्थ क्या है, भाव अर्थ क्या है, उसे देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में देश के वीर सैनिक कह रहे हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो, और इस बार जिस प्रकार रावण लक्ष्मण रेखा को छल से पार कर आया था, उस प्रकार इस बार दुश्मन इस रेखा को पार कर आने ना पाए। तो सैनिक कह रहे हैं, किन से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, हम भारत के देशवासियों से कह रहे हैं कि इस बार सरहदों पर, बॉर्डर पर अपने खून से लक्ष्मण रेखा की भांति रेखा खींच दो, और जिस प्रकार छल से रावण ने सीता माता का हरण किया था, लक्ष्मण रेखा के पार सीता माता को बुलाकर छल से सीता माता का अपहरण कर उन्हें ले गए थे, उस प्रकार इस बार इस खून से हमने जो लकीर खींची है सरहदों पर, बॉर्डर पर, उसको पार करके दुश्मन यहाँ पर आने ना पाए। ठीक है, तो इस पंक्तियों का भाव अर्थ यही है। प्रश्न नंबर ख का 3,
छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। ठीक है, तो इस पंक्तियों का भाव अर्थ क्या है? पहले तो आपको क्या लिखना है, अगर ये पंक्तियां दिया जाए तो इसका भाव अर्थ में आपको क्या लिखना है, पहले उसको देखते हैं। सैनिक अपने धरती माता को सीता का प्रतीक मानते हुए कह रहे हैं कि इस बार सीता का आंचल कोई छू ना पाए। ठीक है, सीता का आंचल कोई छू ना पाए, अब तुम्ही को राम तथा लक्ष्मण बनकर सीता रूपी अपनी धरती माँ की रक्षा करनी है। यहाँ पर सैनिक हम लोगों के धरती को सीता माता का प्रतीक मान रहे हैं। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि इस बार सीता माता का, जिस प्रकार से रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, वे सीता माता को छल से ले गए थे, इस बार सीता रूपी हमारी धरती माता को कोई छू ना पाए, उनके आंचल को, उनके दामन पर कोई आंच ना लगे, उनको कोई छू ना पाए। ठीक है, और अब की बार तुम्हें ही राम भी बनना है और लक्ष्मण भी बनना है, राम और लक्ष्मण तुम्हें ही बनकर सीता माता, ठीक है, अपनी धरती माता की रक्षा करनी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर 8 का पूरे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपसे जो प्रश्न पूछे गए, जैसा भाषा अध्ययन हो गया, योग्यता विस्तार, ठीक है, और परियोजना कार्य, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, इन प्रश्न में कहा गया है कि आप हो सके तो क्या कहा, फिल्म हकीकत को देखिएगा, इस गीत को सुनिएगा, कुछ आपको टास्क भी दिए गए हैं, तो ये सब है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको अब तक जितना भी प्रश्न के उत्तर दिया उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से और बारीकी के साथ में लिखिएगा। तो बच्चों लास्ट आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी दोस्तों को ये वीडियो प्राप्त हो। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।